हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर डायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स कवर कर रहे थे और ये हमारा इनकम टैक्स का दूसरा क्लास है। ओके, अगर ये क्लास देखने से पहले अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो पहले क्लास आप आई बटन के क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। आपको बहुत अच्छे से पहला क्लास समझ में आ जाएगा। ओके, अब तक सर हमने इनकम टैक्स में क्या कवर किया है। हम लोगों ने इनकम टैक्स ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ओके, और इसमें हम लोगों ने पहले क्लास में सिर्फ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान दिया था। पहले हमने ये कवर किया सर, पहले हमने ये पूछा कि सर टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनकम टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें जो टैक्स है, टैक्स का मतलब क्या है। ओके, और गवर्नमेंट क्यों हमसे टैक्स चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सर टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों चार्ज कर रहा है, इंडिया में कितने टाइप के टैक्स आज की डेट में अवेलेबल है। दो टाइप के मेजरली टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में भी सबसे जो मेजर वाला टैक्स है वो है इनकम टैक्स एंड एक है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज इनकम्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम है, वैट है, बहुत सारी चीजें। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सर ये डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का क्लास सर क्या होने वाला है, आज के क्लास में और हम डिटेल में बात करेंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इन इंडिया। इंडिया में टैक्स कलेक्ट करने का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स है, कौन कलेक्ट कर सकता है टैक्स, क्यों इनकम टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करता है, क्यों जीएसटी दोनों गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, क्या पावर है, किसके पास पावर है, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले। ट्रस्ट मी गाइज, आज का जो क्लास होने वाला है ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगर आप ये चैनल फॉलो कर रहे हो ना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारे चैनल पे हम बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। इसी वजह से हमारी क्लास में आपको वो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आपकी एग्जाम आएगा उस टाइम पे मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख के जाना है। लेकिन फिलहाल जब हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग बेसिक फंडामेंटल से पढ़ेंगे, सो दैट जब आप फ्यूचर में जाके इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको ये याद रहेगा कि आपने किससे पढ़ा है और आपकी फ्यूचर में ये कितना आपको मदद कर रहा है। ओके, सो अब आ जाते हैं क्लास पे। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इन इंडिया। अब ये जो छोटी सी बच्ची है ये पूछ रही है मोदी जी से कि आप हमसे मोदी जी टैक्स ले लेते हो, आप हमसे हर साल जितना भी पैसा हम इनकम करते हो आप टैक्स ले लेते हो। एक बात बताइए मोदी जी, आपके पास पावर कहां से आया, आपके पास क्या हक है, आपके पास क्या हक है कि आपको हमसे टैक्स, हमारी कमाई से आप आधा हिस्सा ले लेते हो, हमारी कमाई से 30% 40% आप टैक्स ले लेते हो, आपको किसने पावर दिया है। तो मोदी जी अपनी चाय पीते हुए हमारी मोदी जी बड़े प्यार से बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि मोदी जी बोल रहे कि हमें पावर किसने दिया है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर दिया है। अब सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया की सुप्रीम लॉ है। ओके, इंडिया का जो भी लॉ, जो भी एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल होता है, जो भी रूल्स, जो भी लॉज इंडिया में एप्लीकेबल होता है, उसका जो सुप्रीम लॉ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है, इंपॉर्टेंट जो बुक है वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिजाइन किया था। ओके, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे चीजें लिखा हुआ है, हर एक चीज के लिए इंडिया में, हर एक चीज के लिए यहाँ पे लॉज लिखा हुआ है। अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, इंडिया में एक पर्सन अगर इंडिया का कोई सिटीजन है तो उसका जनरल राइट्स क्या क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का राइट्स क्या क्या होना चाहिए, सर अगर हम इनकम करते हैं तो टैक्स कैसे लेना चाहिए, इंडिया में किसके पास पावर है, आर्मी के पास क्या पावर है, सब कुछ एक ही जगह पे लिखा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो सर ये बहुत बड़ा बुक होगा, बिल्कुल ये एक बहुत ही मोटा सा बुक है और इस बुक को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
जैसे हमारी होता है ना, हमारा एक मोटी सी किताब है, आप लोगों का इनकम टैक्स का किताब बहुत मोटा सा होगा, ठीक है। जो भी आप कल्याणी पब्लिशर हो गया, जो भी आप बुक्स यूज करते हैं, टैक्समैन का यूज करते हो या फिर सुल्तान चंद का यूज करते हो, जो भी बुक आप यूज करोगे बहुत मोटा सा बुक रहता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उससे भी कई गुना मोटा सा एक बुक है, जिसमें छोटे छोटे चैप्टर्स है, और इन चैप्टर्स को हमारा बोला जाता है आर्टिकल्स। इन चैप्टर को क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स। ओके, इन चैप्टर को क्या बोला जाता है सर? आर्टिकल्स बोला जाता है। ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अगर मैं बात करूं 448 आर्टिकल्स है। टोटल कितने आर्टिकल्स है सर? 448 आर्टिकल्स है। कभी कभी ये अमेंडमेंट भी होते रहते, एक दो कम भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे जाके अगर कोई कुछ नया आर्टिकल डाल दिया तो वो 450 भी हो सकते हैं, ठीक है, 449 हो सकते, ऐसे हो सकते हैं। ओके सर, क्या हमें ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स पढ़ना है इनकम टैक्स में? नहीं, आपको ये आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस 3 आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है। एक है आर्टिकल 265, एक है आर्टिकल 245 एंड एक है आर्टिकल 246। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब पॉइंट ये है सर कि मोदी जी ने बोला कि हमें राइट्स किसने दिया है, हमें किसने पावर दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कौन कौन से आर्टिकल में ये पावर मोदी जी को मिला है, चलिए देखते हैं। सो पहला आर्टिकल क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 सर ये बोलता है कि इंडिया में टैक्स सिर्फ वही कलेक्ट कर सकता है, इंडिया में टैक्स सिर्फ वो इंसान कलेक्ट कर सकता है जिसके पास पावर है, जिसे अथॉरिटी मिला है। हर कोई एरा गैरा नत्थु केरा टैक्स यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट आए, जो चाहे अपनी मर्जी से टैक्स कलेक्ट करना चाहे, वो यहाँ पे नहीं कर सकता। इंडिया में टैक्स सिर्फ वही लोग कलेक्ट कर सकते हैं दोज हैव पावर टू कलेक्ट इट। ओके, सो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि लॉ में जिसे अथॉरिटी मिला है, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं? इंडिया में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं बताऊं, इंडिया में हमने ये पूछा था, इंडिया में पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। और गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, दोनों टैक्स कलेक्ट करने के लिए 2 सेपरेट बॉडी डिजाइन किया है। डायरेक्ट टैक्स के लिए इन लोगों ने बनाया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके सर, इस बॉडी का क्या काम है? इसका काम है कि इंडिया में इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी काम है, एक पर्सन से इनकम टैक्स कलेक्ट करना, अगर वो टाइम में इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो उसके घर पे रेड करना, उसके ऊपर फाइन वगैरह लगाना, पेनल्टी वगैरह लगाना, उसके ऊपर केस करना, ये सारा का सारा काम एक ही इंसान का है, CBDT। अगर आप कहीं पे भी न्यूज वगैरह में देखते हो ना कि किसी के घर में इनकम टैक्स का रेड हुआ है, तो वो एक ही इंसान करने का पावर उसके पास है, वो है CBDT, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सिमिलरली GST वालों के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इससे बोला जाता है CBIC। ओके, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सॉरी डायरेक्ट टैक्स, जिसे बोला जाता है CBDT, और एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसे बोला जाता है CBIC। अब ये दोनों डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल अलग अलग है। ओके, इसका काम है सर इंडिया में इनकम टैक्स कलेक्ट करना, इनकम टैक्स के रिलेटेड जितना भी काम है वो इसका काम है, और इसका काम है GST एंड अदर टैक्सेस कलेक्ट करना। GST आने से पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, CBIC, लेकिन अभी CBEC इसका नाम था। ओके, लेकिन अब ये नाम एप्लीकेबल नहीं है, अब क्या है सर? CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अब ये दोनों डिपार्टमेंट को पावर मिला है, दोनों अपने अपने टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 265 सर क्या बोलता है कि जिसको जो डिपार्टमेंट मिला है ना, यानी कि CBDT को इनकम टैक्स कलेक्शन का पावर मिला है,
तो सीबीडीटी जीएसटी के लिए कभी रेड नहीं कर सकता। सीबीडीटी किसी को ये डिमांड नहीं कर सकता कि आपने जीएसटी पे किया है, आपने जीएसटी गलत पे किया है तो हम आपके ऊपर फाइन वगैरह लगाएंगे, क्योंकि जीएसटी के लिए अलग डिपार्टमेंट है। सिमिलरली सीबीआईसी वाले जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, वो लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, इनकम टैक्स कलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों डिपार्टमेंट मिलके क्या कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के ऊपर दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिलके काम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, यानी कि सीबीडीटी सीबीआईसी का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, एंड सीबीआईसी सीबीडीटी का काम नहीं कर सकता। ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 265। आर्टिकल 245 सर क्या बोल रहा है? आर्टिकल 245 बोल रहा है कि भाई इंडिया में कुछ भी हो जाए, पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि लॉ बनाने का पावर किसके पास है। ये बोल रहा है आर्टिकल 245, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ये बोल रहा है सर कि इंडिया में लॉ बनाने का जो पावर है ना भाई किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अगर इंडिया का पार्लियामेंट चाहता है तो वो लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए भी या फिर किसी स्टेट के लिए भी। ओके, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए भी वो लॉ बना सकता है या फिर होल ऑफ द इंडिया के लिए भी लॉ बना सकता है। सर पार्लियामेंट बोले तो यहां पे दो हाउसेस है आपका, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ओके, अगर कोई भी बिल इन दोनों हाउस में पास हो जाता है तो वो एक लॉ बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, और ये पास करेंगे कौन? जो आपकी एमपी एंड जो मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपका ये कर सकते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी है वो इसे पास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि लॉ बनाने के पावर, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मेजोरिटी सीट किसके पास है? बीजेपी गवर्नमेंट के पास है, तो वो सारा का सारा लॉ तो वही लोग पास करेंगे। बिल्कुल, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर क्या पावर है? देखो इंडिया क्या है ना स्टूडेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट फॉलो करता है। इंडिया में स्टेज वाइज गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है जो कि पूरे देश को कंट्रोल करेगा, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है जो कि स्टेट को कंट्रोल करेगा, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है या फिर सिटी वाइज आपकी जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह है उसका एक गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, फिर पंचायत वगैरह गाँव लेवल में। तो स्टेज वाइज आपकी गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है सो दैट एक सिंगल पर्सन के हाथ में पूरा का पूरा पावर जो है वो नहीं रहे। ओके, तो इस चीज के लिए दोनों को पावर मिला है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला या फिर पार्लियामेंट को पावर मिला कि आप पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकते हो। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिला है कि भाई आप अपने स्टेट में आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि आपकी जो स्टेट का जो विधानसभा है वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेट के लिए लॉ बना सकते हो, या फिर अपने स्टेट का कोई भी टेरिटरी के लिए, अपने स्टेट के कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लॉ बना सकते हो। बिल्कुल, ये बोलता है आर्टिकल 245। सर एक बात बताइए, जैसे ओडिशा है, ओडिशा में बीजेपी का भी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर अच्छा है। तो एक बात बताइए, जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहां तो कंफ्यूजन होगा, कौन से टॉपिक के ऊपर लॉ बनाएगा। जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में हमारी ममता दीदी है और सेंटर में मोदी जी है, तो मोदी जी एंड ममता जी दोनों जो भाई बहन है ना, दोनों के बीच में तो 36 का आंकड़ा है, दोनों भाई बहन का कभी भी अच्छा नहीं होता है। सो दोनों भाई बहन के बीच में झगड़ा है, तो ये तो बोलेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैं लॉ बनाऊंगा, और मोदी जी बोलेंगे कि नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर हम लॉ बनाएंगे, जो छोटे मोटे टॉपिक है उसके ऊपर आप बनाइए। तो ये कौन से टॉपिक के ऊपर लॉ बनाया जाएगा और कौन बनाएगा, इसे कौन डिसाइड करता है, यानी कि स्टेट कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लॉ बनाएगा एंड सेंटर कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लॉ बनाएगा, दोनों के बीच में डिसाइड कौन करेगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन लॉ बनाएगा। तो इसके लिए आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। स्टेट और यूनियन के बीच में सब्जेक्ट का एलोकेशन आर्टिकल 246 में दे रखा है। आर्टिकल 246 में टोटल हमारा कितने शेड्यूल से 7। आर्टिकल 246 का जो 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 का जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है टोटल। एक है आपका सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट और एक है आपका कंकरेंट लिस्ट।
ओके, आपकी यूनियन लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स है, यानी कि टोटल 97 टॉपिक्स है। यूनियन लिस्ट में क्या है, टोटल 97 टॉपिक्स और एंट्रीज है, इसे एंट्रीज बोला जाता है और बेसिकली टॉपिक्स है। ओके, ये जो लिस्ट है इसमें वो जो टॉपिक्स मेंशन है उस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सो क्या है ये, दिस लिस्ट प्रोवाइड्स टॉपिक्स ऑन व्हिच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इन जो 97 एंट्रीज है ना उसके ऊपर लॉ बनाने का। सिमिलरली अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एक लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिला है लॉ बनाने का, और उनके पास टोटल 66 एंट्रीज है, यानी कि 66 टॉपिक्स है जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है। ओके, कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा लिस्ट है जहां पे दोनों गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए आपको, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर कमिटेड टू मेक लॉज ऑन सर्टेन टॉपिक्स, जो कि कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। इसमें टोटल कितने एंट्रीज है, 52 एंट्रीज। मैं आपको बोल रहा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिला है सर, कि वो इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स पूरा का पूरा टैक्स इनकम टैक्स का वो ही कलेक्ट कर सकता है। तो आपकी जो यूनियन लिस्ट है ना उसमें एक एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स on all income except एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके ओके सर, सो स्टूडेंट्स ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब आप बोलेंगे कि सर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल शायद आपके एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आपको डीटी में अच्छा करना है, अगर आपको सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए तो आप इससे इसी तरीके से पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और एक वीडियो में आपको मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडी।